हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल प्रिपरेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे होंगे। आपकी हेल्थ वेल्थ सब कुछ बढ़िया होगी, आप अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। देखिए, आप बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे और वीडियो को शेयर करोगे। तो हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 3 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुके हैं और बहुत सारे टॉपिक उसमें डिस्कस किए जा चुके हैं। इस वीडियो के अंदर इतने टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होती है। दूसरा रहेगा कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब हम स्फेरिकल कंडक्टर लेंगे और उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तीसरे टॉपिक में रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ अ कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। कैपेसिटर किसको बोलते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से उसके अंदर कैपेसिटेंस आती है, तो उसके अंदर रूट लेवल तक पहुंचेंगे क्या होने वाला होगा। और फोर्थ टॉपिक रहेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और फिफ्थ रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एज वेल एज इन पैरेलल। तो वीडियो के अंदर इतनी सारी मजेदार चीजें होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिएगा और आप तैयारी करते रहिए बेफिक्री से। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक की तरफ से। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। यहां पर हम डेफिनेशन देखेंगे, बाकी को रफ कर देते हैं। देखिएगा ये क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। यहां पर हमसे बात कर रहा है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस से क्या मतलब है। तो मैं आपसे कुछ अर्ज करता हूं। अर्ज ये करता हूं कि मान लेते हैं आपके पास ये कोई स्फेरिकल बॉडी है, या फिर आपके पास कोई क्यूबिकल बॉडी है, क्यूबॉइडल शेप हो गई है, और ये हो गई आपके पास क्यूबिकल किसी भी तरह की, और आपके पास ये इर्रेगुलर शेप की कोई बॉडी है। इतनी सारी बॉडी है, अगर मैं इनको चार्ज दूंगा तो चार्ज इनके सरफेस पर आ जाएगा, इसके भी सरफेस पर पहुंच जाएगा, इसके भी और इसके भी। अब देखिए चार्ज देने से होगा क्या भाई, चार्ज देने से होगा क्या। जब आपने इसको चार्ज दे दिया है, इट मीन्स ये बॉडी अब एक पोटेंशियल गेन कर चुकी होगी। एक बार फिर से, जब मैं इसको चार्ज दूंगा तो चार्ज देने से इस बॉडी के ऊपर पोटेंशियल आ जाएगा। जब पोटेंशियल आ चुका है तो पोटेंशियल किसकी वजह से आया, V किसकी वजह से आया, पोटेंशियल किसकी वजह से आया, चार्ज की वजह से। अगर आप चार्ज दोगे तो उस बॉडी के ऊपर पोटेंशियल आ जाएगा। थोड़ा चार्ज दोगे थोड़ा पोटेंशियल आएगा, ज़्यादा चार्ज दोगे तो ज़्यादा पोटेंशियल आएगा। जब इन पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं दिया हुआ था तो किसी तरह का कोई पोटेंशियल नहीं। जब आपने इसको चार्ज दे दिया तो इसके ऊपर पोटेंशियल आ जाएगा। मान लेते हैं आपने Q चार्ज दे दिया, तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर पोटेंशियल कितना हो गया, V हो गया। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर समझ में आ चुकी है। अगर चार्ज देंगे तो उसके ऊपर पोटेंशियल आएगा। आपने चार्ज दिया, पोटेंशियल आ गया, और चार्ज दिया और ज़्यादा पोटेंशियल आया। जैसे जैसे आप चार्ज को बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू भी लगातार बढ़ती चली जाएगी। ठीक, तो हर कंडक्टर अपने ऊपर कोई ना कोई चार्ज होल्ड करता है, अगर आप उसे चार्ज देते हो तो। ठीक है, आप अगर कंडक्टर को चार्ज देते हो तो वो चार्ज को होल्ड कर लेता। अगर मैं उसकी इस एबिलिटी को मेजर कर लूं कि वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता, तो ये एबिलिटी ही कहलाएगी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। एक बार फिर से, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो कंडक्टर आप चार्ज दे रहे हो, जिस कंडक्टर को आपने चार्ज दिया है, उस कंडक्टर का चार्ज देने से पोटेंशियल तो इंक्रीज हो गया। तो पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, आपने चार्ज दिया, तो चार्ज कितना होल्ड कर सकता है वो कंडक्टर, इसकी एबिलिटी को अगर आपने मेजर कर लिया तो ये क्या कहलाएगी, उसकी कैपेसिटेंस। इट मीन्स इलेक्ट्रिकल चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी ही कहलाती है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। आपने क्या दिया, एक कंडक्टर था, उसको आपने चार्ज Q दे दिया। देखिए चार्ज आपने क्या दे दिया, Q चार्ज दे दिया, जिसकी वजह से मान के चलना है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल आ चुका V, जिसकी वजह से पोटेंशियल आ चुका V। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q आपने दिया है जिसकी वजह से पोटेंशियल आ चुका है V, तो V डिपेंडेंट है और Q इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो आपने पोटेंशियल कितना हो गया, V हो गया चार्ज Q देने से। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C इंटू V। ठीक है,
देखिए यहाँ पर C जो है एक कांस्टेंट है जिसको आप इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हो। क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, मैं पहला वाला स्टेटमेंट लिख देता हूं। क्या है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज द मेजर, या फिर ये कहो इज द एबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू होल्ड चार्ज। भाई चार्ज को होल्ड कर रहा है ना, तो कौन कितना अच्छे से कर रहा है, कौन कितना ज्यादा कर रहा है, उसकी इस एबिलिटी को कहेंगे आप इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस उसी को कहते हैं। अब मैंने आपको क्या कहा, चार्ज आपने Q दे दिया जिसकी वजह से पोटेंशियल इंक्रीज कितना हो गया V, तो Q प्रोपोर्शनल टू V। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा C। ये कांस्टेंट ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसको सही करके दिखते हैं। सही करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू आपके पास कितना था? C इंटू वी। C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q अपॉन V। ठीक है, यहां से बात करते हैं, यहां से इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बनाते हैं फिर से। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की? देखिए आपने चार्ज Q दिया, क्या दिया आपने? चार्ज Q। तो Q चार्ज देने से उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। तो मान लेते हैं पोटेंशियल जो है यूनिट से इंक्रीज हुआ, तो उतना चार्ज जिसकी वजह से पोटेंशियल यूनिट से इंक्रीज कर गया वो कहलाता आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो आप कहोगे क्या? इस तरह से कहोगे। देखिए आप एक तो इस तरह से कह सकते हो, दूसरा कहने का तरीका ये है, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज विद पोटेंशियल। भाई चार्ज का पोटेंशियल के साथ जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। सबसे इजी डेफिनेशन हो गई। क्या? इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज विद इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। वरना दूसरा क्या हो जाएगा? इट इज द चार्ज Q बाई विच, जिसकी वजह से बाई विच द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर increase by unit। इट इज द चार्ज, मतलब क्या? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की हम डेफिनेशन दे रहे हैं, ये चार्ज है जिसकी वजह से पोटेंशियल जो है कंडक्टर का वो कितना बढ़ गया? यूनिट से बढ़ गया। तो इट इज द चार्ज बाय विच द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। तो इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। और ये तो आपको लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू होल्ड चार्ज। और दूसरी डेफिनेशन ये होगी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ चार्ज विद पोटेंशियल। ठीक है, चलो बात क्लियर हो गई है। यहां से आपको इतना तो पता चल गया कि जितना ज़्यादा होल्ड करेगी चार्ज बॉडी उतना ही ज़्यादा उसका कैपेसिटी निकल कर आएगा। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। आगे यूनिट की बात करेंगे। यूनिट किसकी बात करेंगे? यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की यूनिट की बात करेंगे। आपके पास C है, इसकी यूनिट की बात करेंगे तो C इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास? Q अपॉन V। ये रहा, देख लो भैया, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब Q का यूनिट क्या होता है? Q का यूनिट होता है कूलाम। C जिसको दिखाते हैं। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? बोल्ट। तो कूलाम पर बोल्ट पूरा लिख देते हैं यार, क्यों घबरा रहे हो? और ये बोल्ट, तो कूलाम पर बोल्ट बोलते हैं कैपेसिटी के यूनिट को। तो कैपेसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? कूलाम पर बोल्ट। या फिर ऐसे भी दिखा सकते हैं, यूनिट ऑफ C क्या हो जाएगा? कूलाम बोल्ट इनवर्स। ठीक है, कूलाम बोल्ट इनवर्स का एक दूसरा नाम भी है फैरड। क्या है? फैरड। मतलब कूलाम पर बोल्ट को फैरड भी बोलते हैं। तो
तो 1 फैराड हो जाएगा इक्वल किसके, 1 कूलाम पर वोल्ट के। ठीक है, इसको लिख लो भैया, कभी सीधा सीधा पूछ ले आपसे। 1 फैराड किसको हो जाएगा, फैराड की स्पेलिंग, ठीक है, 1 फैराड हो जाएगा 1 कूलाम पर वोल्ट के या 1 CV इनवर्स के। ठीक है, सातवां हम देखेंगे कैपेसिटी का यूनिट तो हो गया, कैपेसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला आपका MCQ में पूछ सकता है, तो डायमेंशन फॉर्मूला और कैलकुलेट करेंगे। और ये तो आपने लिख ही लिया होगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है, ये एबिलिटी होती है कंडक्टर की कि वो कितना चार्ज होल्ड कर रहा है। ठीक है, यूनिट भी पता लग गई आपको। अब बात करेंगे उसके डायमेंशन फॉर्मूले की। ठीक है, मैंने आपको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की 2 तरह से डेफिनेशन याद करा दी, आई होप आपको दोनों समझ आ गई होंगी। चलिए भैया देख लेते हैं यूनिट ऑफ सी यूनिट ऑफ सी देख लेते हैं, सी का यूनिट क्या होगा, यहां देखते हैं। यूनिट तो देख लिया यार, अब डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सी, सी का डायमेंशन फॉर्मूला मतलब कैपेसिटी का, तो कुछ इस तरह से दिखाएंगे डायमेंशन फॉर्मूले को। तो डायमेंशन फॉर्मूला सी का वही होगा, सी इज इक्वल टू क्या था आपके पास, Q अपॉन V, जो Q का डायमेंशन फॉर्मूला होगा और साथ में नीचे वोल्टेज का होगा, मतलब पोटेंशियल का। ठीक है, Q का क्या होता है AT, चलो बाद में लिखेंगे, अभी Q को ऐसे ही रहने दो। पोटेंशियल का होता है फॉर्मूला V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q, तो लिख दीजिएगा W अपॉन Q। Q जो है सबसे ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q का स्क्वायर अपॉन W। W क्या है यहाँ पर, एनर्जी है, ध्यान रहे एनर्जी है, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, Q का क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है IT, लेकिन अगर डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूंगा तो हो जाएगा AT, क्योंकि करंट का होता है A और T का मतलब होता है टाइम, मतलब T। ठीक है, तो ये हो जाएगा AT, लेकिन स्क्वायर है तो A स्क्वायर T स्क्वायर। आई होप समझ आ गया होगा। W क्या, एनर्जी, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, जितनी भी तरह की एनर्जी होती है उन सभी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL/T-2, या फोर्स में जब भी डिस्टेंस की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो एनर्जी बन जाती है, इट मीन्स उसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा mL/T-2। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो ऊपर पहुंचा दीजिएगा, क्या हो जाएगा m-1, L2 ये है तो L-2, T-2 ये है, T ऊपर भी है तो T4A2। बच्चा लोग ये आ चुका है डायमेंशन फॉर्मूला कैपेसिटी का। ठीक है, कैपेसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला भी आपने देख लिया, अच्छे से देख लो m-1, L-2, T4A2 किस तरह से निकला ये भी आप देख लो। ठीक है, आपने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी सीखी अभी तक, क्या होती है, इट इज़ द एबिलिटी, किस चीज़ की एबिलिटी होती है कि कोई बॉडी कितना चार्ज होल्ड कर रही है, इस चीज़ की एबिलिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। आपको रेशो वाली डेफिनेशन भी बता दी, और क्यू चार्ज देने से उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज कर रहा है, इस वाली डेफिनेशन को मैंने डिस्कस कर लिया, यूनिट को डिस्कस कर लिया, इसका डायमेंशन फॉर्मूले को डिस्कस कर लिया, इट मीन्स कैपेसिटेंस के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे, दूसरा था इसके अंदर पॉइंट, क्या था, आपके पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर था, या फिर यूं कहें कि आपके पास आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर था, उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है वो, बिल्कुल हलवा है, आप कर दोगे एकदम। तो क्या होगा आपके पास, दूसरा आज की वीडियो का दूसरा पॉइंट था कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टिंग, या स्फेरिकल कंडक्टर, या फिर कंडक्टर, ये लिख दो स्फेरिकल कंडक्टर, बस खत्म। समझ गए ना आप। आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, आपके पास क्या है कि स्फेरिकल कंडक्टर, उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, तो ठीक है बना लेते हैं एक स्फीयर। वाह, यहाँ एकदम गोल आया। आपके पास ये क्या है, स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर की रेडियस कितनी है, कैपिटल R है, और इस स्फीयर को, अभी तो न्यूट्रल है, आपने चार्ज दिया, जब चार्ज दोगे तो चार्ज को होल्ड करेगा कंडक्टर, इट मीन्स उसकी कैपेसिटी आएगी। तो देख लेते हैं
इस कंडक्टर पर आपने चार्ज प्लस क्यू इसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। भाई कर दिया या नहीं कर दिया? जवाब है बिल्कुल कर दिया। ठीक है, इसकी रेडियस क्या है? आर है, ये सेंटर है। ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ को जाएंगे सरफेस के परपेंडिकुलर। नो डाउट आपको अच्छे से पता है, आपने बहुत अच्छे से सीख रखी सब चीज़ें पिछली वीडियो में। ठीक है, मैं इसको कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ बस। काफ़ी है भाई इतना। अरे रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, रुक गया। अच्छा, इसको मिला देते हैं सेंटर से। ठीक है भाई, ये आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से। डायग्राम आई होप समझ में आ गया। जब डायग्राम समझ आ चुका है, आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर था, आपने चार्ज दे दिया, चार्ज को कंडक्टर होल्ड कर लेगा, इट मीन्स कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, कैपेसिटी वही तो है एबिलिटी, कितना चार्ज होल्ड करने वाला कंडक्टर। तो अब बात कर लेते हैं इस स्फेयर की कैपेसिटी की। तो कहेंगे लेट्स से अब इसको कहेंगे ओ क्या है? सेंटर है आपके पास, और ये पूरा का पूरा स्फेयर है। लेट्स से क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना? यूनिफॉर्मली आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस पर? लेट्स से क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द, सही करके भाई, ओवर द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, आपने स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली। होगा क्या इससे? ठीक है, और लिखते हैं लेट्स से सी इज द, सही करके भाई, सी इज द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ऑफ द कंडक्टर। अब ये तो फाइंड आउट करनी है कैपेसिटी है कितनी। अच्छा, कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो Q तो आपके पास Q रहेगा, V क्या? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे तो किस तरह से करोगे? देखिए, चार्ज जो है ये सरफेस पर है, सरफेस के ऊपर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा। तो इस चार्ज को ऐसा माना जा सकता है कि ये सारा का सारा चार्ज इस स्फीयर के सेंटर पर लाई करता। नो डाउट आप वैसे भी कर सकते हो। तो ठीक है, इस केस में आपका पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये होता है 100, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कहाँ पर? एयर के अंदर निकालना है पोटेंशियल, वो भी सरफेस पर। तो सरफेस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? Q/R। क्योंकि आपको पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज चाहिए होता है, और जहां आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना वहां तक की डिस्टेंस तो सरफेस पर चेक करना, तो सरफेस की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R। और आपने एक चीज और सीख रखी है, अंदर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आपने तो कमाल कर दिया। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। जब इतना समझ आ चुका है तो लगा दो C का फॉर्मूला, है ना? क्या हो जाएगा? देयरफॉर C इज इक्वल टू क्या होता है? Q/V। V की वैल्यू पुट कर दो। Q/V की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो Q से Q कट गया, अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर है, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है, तो C इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इसका मतलब ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट क्या? परमिटिविटी है एयर की, ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ से आप ये कह सकते हो C प्रोपोर्शनल टू R। स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी उसकी रेडियस पे डिपेंड करती है। इट मीन्स छोटा कंडक्टर कम रेडियस, इट मीन्स कम कैपेसिटी, बड़ा स्फेयर ज़्यादा रेडियस ज़्यादा कैपेसिटी। और आपको ये पता भी है कैपेसिटी मतलब होल्ड कितना कर सकता है चार्ज। तो छोटा स्फीयर कम चार्ज होल्ड करेगा, जबकि बड़ा स्फीयर ज़्यादा चार्ज होल्ड कर सकता। इट मीन्स बड़े वाले की कैपेसिटी ज़्यादा हो गई
और छोटे वाले की कैपेसिटी कम हो गई। ठीक है, तो कैपेसिटी जो है वो रेडियस पर डिपेंड करती है। ये बात आपने पूरी नोट कर ली, इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। कैपेसिटी रेडियस पर डिपेंड करती है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो भी समझ आ गया है तो इसको रफ कर देते हैं ऊपर से। रफ करने के बाद ओवरऑल कैपेसिटी के बारे में बताते हैं। कैपेसिटी के बारे में बताएंगे। तो कैपेसिटी जो है मतलब क्या, कैपेसिटेंस ठीक है, इसको रख देते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, भाई किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। पहला, क्या शेप है इसकी, क्या साइज है इसका, तो शेप और साइज दोनों पे डिपेंड करेगी। पहला हो जाएगा शेप एंड साइज। दूसरा कि इसके चारों तरफ किस तरह का मीडियम रखा हुआ है, इट मीन्स परमिटिविटी। किस पर, परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग जो उसको घेरे हुए सराउंडिंग मीडियम। थर्ड है, अच्छा इसके पास में अगर दूसरा कंडक्टर रख दोगे तो इंडक्शन वगैरह होगा, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, तो उस केस में भी कैपेसिटी पर फर्क पड़ता है। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो शेप एंड साइज पे, परमिटिविटी ऑफ सराउंडिंग मीडियम पे, और साथ में कंडक्टिंग या फिर कंडक्टर प्लेस्ड नियर द कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर के पास में कोई कंडक्टर रखा हुआ है तो उस पर भी मतलब उसकी वजह से कैपेसिटी पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आपने एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर की कैपेसिटी का फॉर्मूला निकाल दिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। एक बार फिर से C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। जितनी बड़ी रेडियस होगी स्फीयर की उतना ज़्यादा चार्ज को होल्ड कर सकता है, इट मीन्स उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटी आ सकती है उस कंडक्टर की। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ए कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। तो देखिए क्या है कॉन्सेप्ट कैपेसिटर का, क्या है कैपेसिटर, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे डीपली और साथ में प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले आपको बता दें एसएल के अंदर दे रखा है इसी टॉपिक के अंदर कि कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर इज स्मॉल। ठीक है, आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देख लेना एसएल के अंदर दे रखा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ एन, पहले इसको देख लेते हैं, द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज स्मॉल। अगर आपके पास कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, स्मॉल होती है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि आपके पास कोई आइसोलेटेड ठीक है कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटेंस स्मॉल क्यों होगी। मान लेते हैं आपके पास कोई एक स्मॉल कंडक्टर है, ठीक है, और जाहिर सी बात है स्मॉल कंडक्टर है तो वो अपने पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्ज ही रख सकता है। वो एक लिमिट के दायरे में ही रह करके अपने पास चार्ज को होल्ड कर सकता है। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूँ कि इस पर आपने बहुत ज़्यादा चार्ज दे दी, जब बहुत ज़्यादा चार्ज इसके ऊपर आ जाएगी दैट्स वाई इसका पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। पोटेंशियल इंक्रीज क्यों किया, क्योंकि आपने चार्ज बहुत ज़्यादा दे दी। ऐसा मान के चलना है आप, जब बहुत ज़्यादा चार्ज देने से पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा
तो उसके आसपास की जो एयर है वो आयनाइज्ड हो जाएगी। ठीक है, आयनाइजेशन का मतलब ये है कि उस एयर में से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे इट मींस सिस्टम के अंदर एक ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन क्यों हुआ? क्योंकि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स थे वो आयनाइज्ड हो गए। आयनाइज क्यों हुए? क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जब जनरेट हो गई तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ये करेगी जो गैसेस हैं उसको आयनाइज कर देगी, मतलब पॉजिटिव वाले को अलग और निगेटिव वाले पार्ट को अलग करने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो तो यही करेगा, पॉजिटिव वाले को अलग और निगेटिव वाले को अलग। दैट्स वाई जो मॉलिक्यूल्स है गैसेस के वो आयनाइज हो जाएंगे। जैसे ही गैसेस के मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाएंगे इट मीन्स ब्रेक डाउन हो जाएगा सिस्टम के अंदर। जैसे ब्रेक डाउन हुआ तो वो निगेटिव चार्ज वगैरह, जैसे ब्रेक डाउन होगा तो जो प्लेटों के ऊपर हाई चार्ज आया हुआ होगा वो या तो ब्रेक डाउन के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन निकले उनसे न्यूट्रलाइज हो जाएगा या फिर यूं कहें कि वो लीक हो जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास पूरा का पूरा कैपेसिटर वो ब्लास्ट टाइप का हो जाता है, फट जाता है कैपेसिटर, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा इसीलिए हुआ कि कोई चीज़ कोई चीज़ ऐसी है जिसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इतना चार्ज होल्ड कर ले, और आप उसके बावजूद भी इस पर बहुत ज़्यादा चार्ज दे दिए हो। तो भाई जब बहुत ज़्यादा चार्ज दे दोगे तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सराउंडिंग में जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होंगे उनको आयनाइज करने की कोशिश करेगा। दैट्स वाई सिस्टम के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन मतलब एक तरह का ब्लास्ट नहीं होता, ब्लास्ट कैपेसिटर फट जाते हैं, वो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर किसी कैपेसिटर की अपनी एक फिक्स कैपेसिटी होती है। ठीक है, जो ये बताती है कि ये मैक्सिमम इतना चार्ज होल्ड कर सकती है। तो कैपेसिटर की कैपेसिटी क्यों डिसाइड की गई? ताकि पता लग जाए कि मैक्सिमम कितना चार्ज होल्ड कर सकती है। तो समझ गए कि आपके पास कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटी स्मॉल की होती है, वो इसी वजह से होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि छोटा कंडक्टर है और बहुत ज़्यादा इसकी कैपेसिटी हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। छोटा कंडक्टर तो इसकी कैपेसिटी भी थोड़ी होगी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है? फैराड होता है। क्या होता है? फैराड। अगर मैं 1 मिली फैराड की बात करता हूँ, किसकी? 1 मिली फैराड की बात करता हूँ, तो इसका मतलब ये है 10⁻³ फैराड। ठीक है, मिली फैराड की बात करोगे तो 10⁻³ फैराड। ऐसे आप पीको फैराड होता है तो 10⁻12 फैराड। एक होता है आपके पास माइक्रो फैराड, जिसको आप म्यू एफ बोलते हो। 1 माइक्रो फैराड होता है 10⁻6 फैराड के। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अल्टीमेटली आपको ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि हर किसी कंडक्टर की कैपेसिटी फिक्स होती है। क्यों फिक्स होती है? क्योंकि भाई उसके पास लिमिट होती है कि इतना चार्ज होल्ड कर सकता है। इसलिए जो आपके पास आइसोलेटेड कंडक्टर होते हैं उनकी कैपेसिटी स्मॉल इसलिए होती है क्योंकि वो कम चार्ज को होल्ड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा चार्ज होल्ड करवाने की कोशिश करोगे तो फट जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएगा, इट मीन्स लीकेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ इस तरह का था। अब बात कर लेते हैं, इसमें बात करते हैं आगे को कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर या फिर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है? क्या है कैपेसिटर? क्या उसका प्रिंसिपल है? तो देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं, ये है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है भाई, बच्चा पार्टी सब बढ़िया। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं। दोस्तों समझ आ रही है चीज़ें? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है? एक्चुअल में ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, पहले आपको समझाने की कोशिश करूंगा। समझाने का क्या है? देखिए, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इस पर्टिकुलर कंडक्टर का पोटेंशियल डिक्रीज करोगे। पोटेंशियल डिक्रीज करने से इस कंडक्टर की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या कह रहा हूँ मैं? आपको पता है कैपेसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C=Q/V। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर चार्ज को कांस्टेंट रखा जाए, चार्ज को कांस्टेंट रखा जाए
तो कैपेसिटी जो होती है पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितना कम आप पोटेंशियल करोगे कैपेसिटी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अगर आपको कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो आपको क्या करना होगा, दिमाग लगाइए आपको क्या करना होगा, आपको ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीज करना होगा। तो ठीक है, हो गया आपके पास प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। क्या है? इट इज द प्रोसेस by which the capacity of the conductor increases। पे इंक्रीज कर देते हैं कैपेसिटी को। हमारा मोटिव क्या है? कैपेसिटी को इंक्रीज करना। इट इज द प्रोसेस बाय विच द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस by decreasing its पोटेंशियल। भाई उसका पोटेंशियल डिक्रीज कर दो, जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। चीज समझ में आई? आपने यहां देखा, अगर चार्ज को कांस्टेंट कर दिया जाए तो कैपेसिटी वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट मींस कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। अब पोटेंशियल जितना कम करोगे जितना कम करोगे कैपेसिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर का प्रिंसिपल ये क्या है, मतलब ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप पोटेंशियल कम करोगे। जब पोटेंशियल कम करोगे तो ऑब्वियसली कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी किसी भी कंडक्टर की। तो देख लेते हैं किस तरह से हमें पोटेंशियल को कम करना है। ठीक है, ये हो गया। तो देख लेते हैं पोटेंशियल को कैसे कम करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। हो मुकेम्बो खुश हुआ। ठीक है, आपको प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस में अब आपको क्या करना, देखिएगा आपके पास एक ये प्लेट है, क्या है? कंडक्टिंग प्लेट। इसको आपने नाम दे दिया ए फॉर एप्पल। आपने इसको प्लस चार्ज दे दिया, पूरी प्लेट को क्या दे दिया आपने? प्लस चार्ज। वाह, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, अच्छी लग रही है ना। आपने इसको क्या दे दिया? प्लस चार्ज दे दिया। जब आप प्लस चार्ज दोगे तो प्लस चार्ज देने से क्या होगा? इसकी अपनी एक कैपेसिटी आ जाएगी, क्योंकि इसने चार्ज को होल्ड कर लिया। तो इसकी कैपेसिटी होगी सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। जब इसकी कैपेसिटी सी है तो इसका पोटेंशियल भी कुछ ना कुछ होगा, दैट इज वी। ठीक है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब आपने क्या किया? ठीक है, अब आपने एक न्यूट्रल प्लेट लाके इसके सामने रख दी, दैट इज बी क्या है? एक न्यूट्रल प्लेट। इसके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करना। अगर पोटेंशियल इसका कम हो गया तो मैं इसकी कैपेसिटी को क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। इट मीन्स इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वाह वाह मेरे शेर, वाह क्या बात बोली है। ठीक है, तो आपने एक प्लेट रख दी, अनचार्ज प्लेट, किसी तरह का कोई इस पर चार्ज नहीं है। तो क्या होगा मेरे लाल? इंडक्शन की वजह से इसके सामने वाला फेस जो होगा उस पर अपोजिट चार्ज आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? इंडक्शन की वजह से इसके जस्ट सामने वाले सिरे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके पीछे वाले सिरे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वाह वाह वाह, इसके सामने वाले सिरे पर क्या आ गया? निगेटिव चार्ज, और पीछे वाले सिरे पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। चाहो तो इस बात को लिख दो, इफ Q चार्ज इज गिवन, ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस है। इफ Q चार्ज इज गिवन to the plate A, its potential increases by V। अगर आपने Q चार्ज दिया तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? B होगा। ठीक है, अब आप लिखोगे इफ प्लेट B that is
न्यूट्रल, that is neutral is brought near A। आपने A के पास में B को ला दिया तो क्या होगा, B पर इंडक्शन होगा, ड्यू टू इंडक्शन लेफ्ट साइड, ऐसे लिख दो, लेफ्ट साइड ऑफ प्लेट B gets minus Q charge, while right side acquire पॉजिटिव Q चार्ज। ठीक है भाई, यहाँ भी आप प्लस Q कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ भी आप स्मॉल Q करके दिखा दो। इंडक्शन की वजह से इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, उतना ही चार्ज इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, चार्ज आ गए इंडक्शन की वजह से। अब पिक्चर अब शुरू होती है। अगर आप इसको उतारना चाह रहे हो तो उतार लो, मैं रोक हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, काम खत्म हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि मैं इसको कई बार बोल चुका हूँ। ठीक है भाई, अब क्या है बात, क्या बात है आपके पास, क्या था, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। वाह क्या बात है। अब देखिए इस निगेटिव साइड पर जो चार्ज है वो है निगेटिव, और निगेटिव चार्ज क्या करेगा, निगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो भी निगेटिव आएगा। अब ये निगेटिव पोटेंशियल इस पॉजिटिव पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। एक बार फिर से, ये निगेटिव पोटेंशियल इस पॉजिटिव पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, मतलब निगेटिव वाला पॉजिटिव के इफेक्ट को कम करने की कोशिश करेगा। बहुत बढ़िया, जब ये इसके पोटेंशियल को कम करेगा तो हम यही तो चाह रहे थे कि इसका पोटेंशियल क्या हो जाए, कम हो जाए। ओ माय गॉड, अब थोड़ी सी इस निगेटिव चार्ज की वजह से थोड़ी सी प्लेट ए की कैपेसिटी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई प्लेट ए की कैपेसिटी, क्योंकि प्लेट ए का पोटेंशियल थोड़ा सा कम कर दिया इस प्लेट बी की इस वाली साइड ने, तो थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर मैं पॉजिटिव पोटेंशियल की बात करूंगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव का साथ देगा, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल इस पॉजिटिव प्लेट के पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब चूंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव की डिस्टेंस निगेटिव की पॉजिटिव के डिस्टेंस के मुकाबले ज़्यादा है, ठीक है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, तो पॉजिटिव वाले का इफेक्ट कम देखने को मिलेगा, निगेटिव वाला ज़्यादा इफेक्ट डालेगा इस पर। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, जबकि निगेटिव वाला डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा, ओवरऑल आएगा कि ए का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घट जाएगा, थोड़ा सा घट गया। जब थोड़ा सा डिक्रीज हुआ तो इट मीन्स कैपेसिटी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा चाहिए क्या भाई, थोड़े की नहीं, इतनी मेहनत थोड़ी ना करोगे, दूसरी प्लेट लगा लगाओगे। तो आपको करना क्या, अब आप दिमाग और लगाइएगा भाई, इसका पोटेंशियल इंक्रीज किसने किया, इस पॉजिटिव साइड ने किया। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव साइड ना होती तो निगेटिव वाला अपना काम करता है डिक्रीज करने का, पोटेंशियल को डिक्रीज करने का, इसका पोटेंशियल घटाने का काम करता। ठीक है, कब करता, जब पॉजिटिव वाला नहीं होता। तो क्यों ना हम पॉजिटिव को रिमूव कर दें। अगर मैं इस पॉजिटिव साइड को अर्थ से कनेक्ट कर दूं तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाएंगे इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ को, और इस पॉजिटिव प्लेट को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, न्यूट्रल। अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए और इस पॉजिटिव प्लेट को क्या कर गए, न्यूट्रल कर गए। तो जो आपने प्लेट कनेक्ट की है ए के पास में, इसको बोलते हैं अर्थेड कनेक्टेड प्लेट। कौन सी प्लेट है ये, इसको लिख देता हूं, अर्थेड कनेक्टेड प्लेट, एक ऐसी प्लेट जो अर्थ से कनेक्ट है। समझ गए। अब देखिएगा, पॉजिटिव वाला चार्ज पूरा वैनिश हो चुका, खत्म, न्यूट्रलाइज कर दिया अर्थ के इलेक्ट्रॉनों ने। अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज बचा। अब ये निगेटिव चार्ज करेगा क्या,
ये निगेटिव चार्ज एक पोटेंशियल जनरेट करेगा, निगेटिव पोटेंशियल। अब वो निगेटिव पोटेंशियल जो होगा इस पॉजिटिव वाले पोटेंशियल को कम कर देगा। जैसे ही कम करेगा, जैसे हमने इसको अर्थ से कनेक्ट किया था, तो निगेटिव पोटेंशियल अब अपना इफेक्ट दिखाएगा बहुत अच्छे से। पॉजिटिव वाले का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल कम कर देगा। जब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल कम कर देगा तो इसका मतलब ये हुआ इसका पोटेंशियल हो गया बहुत ज़्यादा कम। जब बहुत ज़्यादा कम हो गया तो इट मीन्स इसकी कैपेसिटी, ए की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब मतलब एक कंसिडर की जाएगी, इतनी कैपेसिटी बढ़ जाएगी कि आप इसको कंसिडर करोगे, हाँ कंसिडरेबली इसमें चेंज आने शुरू हो जाएंगे। तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी इंक्रीज। तो यही तो आप चाह रहे थे भाई, यही आपका मोटिव था कि आपको किसी पर्टिकुलर प्लेट की कैपेसिटी को इंक्रीज करना। तो मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या बताया था? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर यही था, इट इज द प्रोसेस बाय विच वी इंक्रीज द पोटेंशियल, वी इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ एनी प्लेट बाय डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल। इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करके इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया। तो आप समझ गए होंगे कि अर्थ से कनेक्टेड प्लेट अगर किसी भी दूसरी है ना, किसी दूसरी प्लेट के सामने लाकर रख दोगे तो अब इस प्लेट की जो पहली वाली प्लेट थी इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। एक बार फिर से सुनिएगा, अगर आपके पास दो प्लेट है आपकी, ठीक है, चलो एक ही प्लेट है और आपने इसको पोटेंशियल दे दिया, ठीक है, पोटेंशियल दे दिया तो इसकी कैपेसिटी कुछ आएगी। अब एक अर्थ से कनेक्ट हो हुई प्लेट इसके पास में लाकर रख दो। अगर आप ऐसा करते हो तो पहली वाली प्लेट का पोटेंशियल घटने की वजह से इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यही आपने देखा, आपके पास ए प्लेट थी, आप बी प्लेट लेकर आए तो बी प्लेट ने इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो यही था आपके पास प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो देख लेते हैं क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, कैपेसिटर क्या है? पहले कैपेसिटर समझ लेते हैं। अभी तो आपने प्रिंसिपल देखा कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर समझ लेते हैं। कैपेसिटर क्या? कैपेसिटर इट इज द अरेंजमेंट ऑफ two plates having two charge plate कहो आप, two charge plate having some distance between them, having some distance between them or separated by an insulating medium, तो क्या आपके पास है कैपेसिटर? ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो प्लेटें लगी हुई होती हैं। ये प्लेटें या तो कुछ डिस्टेंस पर रखी हुई होती हैं, मतलब सेपरेशन होता है, या फिर सेपरेट करने के लिए इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं ताकि सेपरेशन आ जाए। तो यही है, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ टू चार्ज प्लेट हैविंग सम डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर और सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम, या फिर किसी इंसुलेटिंग मीडियम के थ्रू इसको सेपरेट कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या है? कैपेसिटर है। और कैपेसिटर का मेन काम क्या भाई? दैट इज इंपॉर्टेंट, इट स्टोर electrical energy, it store energy in the form of electric field। भाई कैपेसिटर का काम क्या? मेन मोटिव क्या कैपेसिटर का? कैपेसिटर का मेन मोटिव यही है कि ये एनर्जी को स्टोर करे अपने पास, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। याद रहे, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये सब हो गया आपका। अब पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम एसएल अरोड़ा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। एसएल के न्यूमेरिकल करा रहा हूँ मैं शीट के थ्रू। न्यूमेरिकल्स हैं, एक एक न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कराया जा रहा है, वीडियो सॉल्यूशन फ्री में आप ज्वाइन कर लें। मतलब क्या है, प्लेलिस्ट को देख लें, उसमें आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे आपकी एसएल के।
ठीक है, आपके एकेडमिक के लिए जितने भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं, एग्जाम्पल हो या फिर आपकी एक्सरसाइज हो, सारे न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन फ्री में बिल्कुल। ठीक है, तो आप देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दूसरों को बता दें। अब पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है भाई आपके पास? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये दूसरा कैपेसिटर पढ़ना है। एक आपने आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ लिया था जो कि कंडक्टिंग मीडियम का बना हुआ था। अब आप पढ़ लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा? आपके पास एक प्लेट ये है, आपके पास दूसरी प्लेट ये है। ठीक है, इस प्लेट पर आपने कोई चार्ज दे रखा, दैट इज, है ना, इस पर आपने कुछ चार्ज दे रखा, प्लस का चार्ज आपने दे रखा, तो इसको चार्ज को ना इस तरफ बना के दिखा दो। प्लस का चार्ज यहाँ पर है और निगेटिव चार्ज यहाँ पर है। इन दोनों प्लेटों के बीच में सेपरेशन जो है वो है स्मॉल d। ठीक है, ये प्लेट A है, ये प्लेट B है। इस प्लेट के ऊपर अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करोगे तो सिग्मा है, इसके ऊपर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इस पूरी प्लेट का एरिया A है और इस प्लेट का एरिया भी A है, मतलब सेम है, प्लेट का एरिया सेम है। और बीच में आपने अभी कुछ नहीं है, सिर्फ एयर है। ठीक है, एयर भर रखी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आप थ्योरी लिख सकते हैं, लेट्स से द गिवन कॉम्बिनेशन, लेट्स से जो कॉम्बिनेशन है, या फिर लेट्स से A एंड B आर द two plates of parallel plate capacitor having surface charge, मेरे साथ साथ कॉपी करते रहें, डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एंड यार इसको A B मत कहो, इसको P और Q कह दो। ऐसे क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि A तो आपने एरिया को भी कह रखा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, इसलिए आप P Q कह दो। तो यहाँ भी P लिख दो और यहाँ लिख दो Q। ठीक है, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड एरिया ऑफ प्लेट्स इज A। जो एरिया है प्लेट का वो है A। ठीक है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन की बात कर लेते हैं। दीज टू प्लेट्स या दीज प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ, कितने डिस्टेंस पर है? D डिस्टेंस से आपने इसको सेपरेट कर रखा है। ठीक है, बस थ्योरी इतनी लिखिएगा। अब देखिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आउटसाइड देखेंगे और फिर इनसाइड देखेंगे। और आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 के अंदर बता रखा था, अगर आपके पास कोई प्लेट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होती है? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बात ध्यान रखनी है, फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कैपेसिटर विल बी, कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली है देख लेते हैं। E इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ देखते हैं, यहाँ की बात कर रहा हूँ आउटसाइड। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूँ तो प्लस वाले की वजह से, है ना, प्लस वाले की वजह से E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को होगी और माइनस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिस्टेंस वाला कोई टर्म है ही नहीं, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाला जनरेट करेगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाला भी जनरेट करेगा। तो मैं लिख रखा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कैपेसिटर विल बी, कैपेसिटर के बाहर की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो मैंने अभी आपको बताया E इज इक्वल टू कितना होगा? प्लस वाले की वजह से इस तरफ को होगा, क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस वाले की वजह से इस तरफ को।
माइनस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस वाला ना तो अपनी तरफ को खींचने की कोशिश करेगा ना किसी भी चार्ज को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाले की वजह से होगी उसकी खुद की तरफ को, जबकि प्लस वाले की वजह से होगी हमेशा बाहर की तरफ को। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जिसको आपने कुछ भी कह दो, इसको एल पॉइंट कह दो, एल पॉइंट कह दो, एल पॉइंट, तो एल पॉइंट पर क्या होगी आपका हो जाएगा, चलो इसको भी ऐसे दिखा देते हैं, E प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। भाई प्लस क्यू की वजह से माइनस आ गया माइनस क्यू की वजह से, ठीक है ठीक है, प्लस क्यू की वजह से इस तरफ को थी, माइनस क्यू की वजह से इस तरफ को थी, तो वैल्यू रख दो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कट के कितना हो गया 0। तो इसका मतलब एल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई 0। माय डियर, जब एल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुई है तो बाहर तो मतलब बाहर ही है ना, आउटसाइड का मतलब क्या है, कैपेसिटर के बाहर। तो कैपेसिटर के बाहर आप कहीं पर भी चेक करोगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकल कर आने वाली है। अब पता लग चुका आपको क्यों निकल कर आने वाली है, क्योंकि माइनस वाला माइनस की वजह से अंदर की तरफ को है तो प्लस की वजह से बाहर की तरफ को है, जस्ट इक्वल एंड अपोजिट है, तो इनका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। जब आपको इतनी बात क्लियर हो गई है तो अब आप कैपेसिटर के अंदर भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो मान लेते हैं अंदर जो है पॉइंट क्या है वो m है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमें इस m पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है जिस तरह से आपने आउटसाइड की थी, तो आप इसको भी लिख लीजिएगा, क्या है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर क्या होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं पॉजिटिव वाले से देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ को होगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की अगर बात कर लें, एक मिनट, बस एक मिनट दे दो, डायरेक्शन बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू निगेटिव, तो पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव की तरफ को जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, यूनिफॉर्म होंगी कुछ इस तरह से, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपके पास प्लेट जो है बहुत बड़ी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग यूनिफॉर्म रहता, मतलब यूनिफॉर्म ही होता थ्रू आउट। लेकिन अगर आपके पास प्लेट छोटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एजेस जो है वहाँ से थोड़ी सी बल्ज हो जाती हैं, बल्ज मतलब कुछ मुड़ सी जाती हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये बात भी क्लियर हो गई, फ्रिंजिंग का मतलब क्या, वो थोड़ा सा मुड़ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एजेस पर से क्या हो जाती है, थोड़ी सी बैंड हो जाती है, तो उसको बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्रिंज होना, ठीक है। अगर आपके पास प्लेट बहुत बड़ी है तो थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता, लेकिन अगर आपके पास प्लेट छोटी है तो फ्रिंजिंग होती है थोड़ी सी, वो भी एजेस पर, ठीक है। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं इनसाइड द कैपेसिटर। अब देखिएगा प्लस वाले से किस तरफ को होगी, अगर अंदर की बात करें पॉइंट एम पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ को, और अगर निगेटिव वाले की तरफ को बात करेंगे तो निगेटिव वाले की वजह से भी अपनी तरफ को होगी, ठीक है। एक बार फिर से, पॉजिटिव वाली प्लेट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ को निकालेगी, ये बात क्लियर हो गई एम पॉइंट पर। तो एम पॉइंट पर आया पॉजिटिव की वजह से इस तरफ को ई प्लस क्यू। अब निगेटिव की बात करेंगे तो निगेटिव की तरफ को जो होता है उसकी खुद की अंदर की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तो निगेटिव जो है इस तरफ है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा ई माइनस क्यू। इसका मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से एड अप हो जाएगा। तो यहाँ को लिख देंगे ई जो है, ई किस पॉइंट पर, एम पॉइंट पर, वो हो जाएगा ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। इसको ऊपर करके दिखा देता हूँ, थ्योरी अगर आपने उतार ली हो तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात चल रही है, बहुत ही इजी है, इसका आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इजी है, इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं एम पॉइंट पर कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये एड अप होने की वजह से ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी एमसीक्यू की फॉर्म में ही पूछ सकता है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद रखें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट के बीच में होता। अगर मैं आउटसाइड की बात करूंगा कि बाहर कितना होगा,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो 0 होगा। ठीक है, एमसीक्यू के लिए तैयार रहे, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल बनेगा, बहुत ही अच्छा एमसीक्यू बनेगा इसके ऊपर। ठीक है, आउटसाइड जो है कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, 0 होती है, और कैपेसिटर की प्लेट के अंदर कितनी होती है, वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गया, क्या पता लग गया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूंगा, ठीक है, पोटेंशियल की बात करूंगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, तो पोटेंशियल होता है V इक्वल टू ई इंटू डी। V मतलब क्या है, पोटेंशियल, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और D मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दीजिएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और D ऐसे ही रहेगा। तो आपके पास V आ गया, यस ऑफ कोर्स B आ गया आपके पास। जब आपके पास B आ चुका है तो आपको चाहिए क्या, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। आपने चार्ज दे रखा है स्मॉल q, और V कितना निकल कर आया आपके पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, सिग्मा पहुंच जाएगा सिग्मा नीचे रहेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंचा दीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, तो Q अपॉन सिग्मा इंटू डी, और एप्सिलॉन नॉट पहुंच गया ऊपर। ठीक है, अब आपको पता है सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है A अपॉन सिग्मा इक्वल होता है Q अपॉन A। यहाँ को लिख सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, Q अपॉन A। तो इसको भी ब्रेक करके लिख दो, ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, और D ऐसे रहेगा। अब Q से Q कट हो जाएगा और A पहुंच जाएगा सबसे ऊपर, तो फॉर्मूला आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यस, C इज इक्वल टू कितना आ गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यही आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने सबसे पहले क्या किया, कैपेसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले सेंटर में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो आपने वोल्टेज निकाले, मतलब पोटेंशियल E इंटू डी करके। जब पोटेंशियल आ गया तो कैपेसिटी का फॉर्मूला लगा दिया, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। V का फॉर्मूला, V निकल कर आया था पहले ही आपका, V यहाँ से कैलकुलेट कर लिया था आपने, और वो फॉर्मूले के अंदर आपने रख दिया। बस सिग्मा को आपने और ब्रेक करना है Q अपॉन A में, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं अभी 1 सेकंड में करके दिखाता हूँ। 1 सेकंड में क्या करना है आपको, देख लेते हैं। ठीक है भाई, कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया, इसको देखो एकदम निकालेंगे किस तरह से, एकदम इस तरह से निकालेंगे। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। V निकालना तो V कितना होता है, A इंटू डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में E कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, D ऐसे रहेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट ऊपर पहुंच गया, सिग्मा नीचे रह गया, D यहाँ रह गया। ठीक है, Q सिग्मा Q एप्सिलॉन नोट, सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन A। ठीक है, D ऐसे रहा, Q से Q कट गया, A ऊपर पहुंच जाएगा, तो A एप्सिलॉन नोट अपॉन D। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला। मतलब ये निकालने का तरीका है शॉर्टकट में, इसमें से इस तरह से आप निकाल लें, एक आइडिया लग जाएगा बोर्ड्स में कि आपको किस तरह से लिखना है, किस तरह से ड्राइव करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटी की कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू है A एप्सिलॉन नोट अपॉन D। ठीक है, तो ये कैपेसिटी जो है, पहला पॉइंट, कैपेसिटी एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा एरिया होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, उतनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी। ये तो हम कॉमन सेंस से भी बोल सकते हो यार, कि जितनी ज़्यादा बड़ी प्लेट होगी तो उतना ही ज़्यादा चार्ज होल्ड करेगी, जितना ज़्यादा चार्ज होल्ड होगा उतना ही ज़्यादा उसका कैपेसिटी होगा। तो C प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा यहाँ से, C जो है वो परमिटिविटी पे डिपेंड करता, तो कैपेसिटी जो है डिपेंड्स ऑन परमिटिविटी।
इसका मतलब जितनी ज़्यादा हाई परमिटिविटी वाला मीडियम रखोगे कैपेसिटर के बीच में, उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटी आएगी। क्लियर है? जितनी ज़्यादा हाई मतलब जितनी ज़्यादा परमिटिविटी वाला मीडियम रखोगे, जैसे कि आपने वाटर रख दिया, वाटर की कितनी होती है, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करूँ वाटर की, तो वो 81 होता है। इस तरह से जैसे ही आपने परमिटिविटी और परमिटिविटी की बात करोगे एयर की, अगर एयर की बात करोगे तो 8.85 × 10⁻12। तो जिस तरह से आपने एयर की परमिटिविटी निकाल रखी है, वैसे ही आप तरह तरह के मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकते हो। तो जितनी ज़्यादा परमिटिविटी होगी, कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है। और थर्ड पॉइंट यहाँ से ये निकल कर आएगा, आपने इसके बारे में बोल दिया, इसके बारे में बोल दिया, थर्ड पॉइंट आएगा कैपेसिटी जो है पैरेलल प्लेट की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये जितना ज़्यादा सेपरेशन होगा कैपेसिटी उतनी ही कम होगी। इसीलिए कोशिश ये की जाए कि कैपेसिटर की प्लेटें एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, क्योंकि डिस्टेंस अगर कम हुई तो कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ध्यान है। इन्वर्स की प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे और साथ में बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो देख लेते हैं, इजी है, जल्दी इसको निपटा देते हैं और आज की वीडियो हमारी हो जाएगी ख़त्म। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। हालांकि मिक्स कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो आप, लेकिन मिक्स कॉम्बिनेशन जो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर आपने सीरीज और पैरेलल को अच्छी तरह से कर लिया तो। ठीक है, कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है फिफ्थ, कॉम्बिनेशंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है भाई, अब देखिएगा, तो पहला बात करते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन की। किसकी बात करते हैं, सीरीज की। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आप का जो नोटेशन रहेगा वो इस तरह से रहेगा। ठीक है, अगर इस तरह से सिंबल है तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। देखिए अगर इस तरह से होता है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दिखाकर आप बैटरी को रिप्रेजेंट करते हो। किससे करते हो, बैटरी को। लेकिन अगर दोनों प्लेटें सेम साइज की है, इट मीन्स ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि पहले कैपेसिटर की, अच्छा कैपेसिटर की एक चीज़ बात कर लेते हैं। कुछ कैपेसिटर के ऊपर आपको कुछ इस तरह का एरो बना हुआ होता है। अगर इस तरह का एरो बना हुआ है तो इट मीन्स यहाँ पर ही जो कैपेसिटर है वो है वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटेंस कैपेसिटर। एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी बदल सकते हो आप। लेकिन अगर इस तरह का कोई एरो बना हुआ नहीं है तो ये आपके पास फिक्स्ड कैपेसिटर है, फिक्स कैपेसिटेंस कैपेसिटर। एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी क्या होगी, फिक्स होगी। चलो देख लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता, सीरीज कॉम्बिनेशन होता, मान लेते हैं कैपेसिटर 1 है, तो पहले कैपेसिटर का दूसरा वाला एंड, पहले कैपेसिटर का दूसरा वाला एंड दूसरे कैपेसिटर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट हो। ठीक है, एक बार फिर से, पहले कैपेसिटर का दूसरा वाला एंड दूसरे कैपेसिटर के पहले वाले एंड से कनेक्ट हो, और दूसरे कैपेसिटर का सेकंड वाला एंड थर्ड कैपेसिटर के पहले वाले एंड से कनेक्ट हो, और बाकी कैपेसिटर भी इस तरह से लगे हुए हों। तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हो आप सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे कि आप से कहो कि भाई एक आदमी ये खड़ा है, इसके एक हाथ ये है, एक हाथ ये है, इस वाले हाथ को किसी दूसरे आदमी ने थाम रखा है, और ऐसे इसके हाथ को एक थर्ड पर्सन ने थाम रखा है। हाथ थाम ले सैया मेरा, वही केस है। तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हो आप सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को आप बोलोगे सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लेते हैं इस कॉम्बिनेशन के आपने, और यहाँ पर कैपेसिटर जो है, यहाँ पर आपने
एन कैपेसिटर लगा रखे, एन कैपेसिटर, आपने कितने कैपेसिटर लगा रखे, एन, ठीक है। और यहाँ पर जो लास्ट कैपेसिटर है उसको आप कह दिए सी एन, सी एन यहाँ दिखा दो डैश डैश करके, यहाँ पर लास्ट कैपेसिटर, इट मीन्स ये है आपके पास सी एन, ये C1 था, ये C2 था, ये C3 था, ये C4 था, और ऐसे वो लास्ट वाले क्या होगा, CN होगा। वाह कितना अच्छा लग रहा है, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन। और इन कैपेसिटर के लास्ट वाले टर्मिनल पर आपने लगा दिया V वोल्टेज या फिर पोटेंशियल, ठीक है। होगा क्या, ये कैपेसिटर सीरीज में, अगर मैं यहाँ से कहूँ कि ये V वोल्टेज Q चार्ज प्रोवाइड कर रही है, तो ये Q चार्ज जो इसमें था वो सेम इसके अंदर को पास हो जाएगा, और Q चार्ज यहाँ से भी पास हो जाएगा और यहाँ से भी, मतलब Q चार्ज जो है वो सब में से निकलता हुआ चला जाएगा, Q चार्ज घूमेगा इस तरह से, ठीक है भाई। Q चार्ज कहाँ है, इस तरह से, हालांकि इसमें करंट जाएगी लेकिन चार्ज डेवलप होगा, चार्ज इससे इसमें को ट्रांसफर होगा, फिर इससे इसमें को ट्रांसफर होगा, फिर इससे इसमें को ट्रांसफर होगा, फिर इससे इसमें को ट्रांसफर होगा, तो Q चार्ज होगा। जिस तरह से अगर आपसे कहूँ कि एक पाइप आपने ये जोड़ा, इससे दूसरा पाइप जोड़ दिया, इससे तीसरा पाइप जोड़ दिया, इससे चौथा पाइप जोड़ दिया, और यहाँ से आपने वाटर फ्लो करवाया, तो वाटर जितना आप यहाँ से फ्लो कराओगे तो क्या वो वाटर इसमें से भी निकल के नहीं जाएगा, इसमें से भी निकल के नहीं जाएगा, इसमें से भी, ओब्वियसली यार सब में से पास आउट होगा वो वाटर। जब सब में से पास होगा इक्वल अमाउंट का, तो यही तो यहाँ पर है, यहाँ पर आपका Q चार्ज डेवलप हुआ तो ये चार्ज उतना ही यहाँ पर आ जाएगा, उतने ही यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब चार्ज क्या होने वाली है, सेम। ये पॉइंट था मेरा आज का, ठीक है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला पॉइंट क्या, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी सेम, ठीक है। पहला पॉइंट तो आप ये नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, मतलब क्या होगा, चार्ज सारे कैपेसिटर पे क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। जब चार्ज सेम होगी, कैपेसिटी इन सबकी अलग अलग है, तो इसका मतलब पोटेंशियल जो है वो हर कैपेसिटर पर अलग अलग जाएगा। तो मान लेते हैं C1 पे कितने जाएगा, V1 जाएगा, C2 पे कितने जाएगा, V2 जाएगा, C3 पे कितने जाएगा, V3 जाएगा, ऐसी CN पे कितने जाएगा, VN जाएगा। भाई सीरीज में आपने कैपेसिटर लगा दिए, तो ये वोल्टेज, पोटेंशियल जो आपने लगा रखा है बाहर, ठीक है, तो ये पोटेंशियल यहाँ पर ब्रेक होगा, यहाँ पर कुछ हिस्सा जाएगा इसका, यहाँ पर कुछ हिस्सा जाएगा, यहाँ पर कुछ हिस्सा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट लिखोगे, पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। हर कैपेसिटर का अपना अलग अलग पोटेंशियल होगा, लेकिन एक बात बहुत अच्छी ये रहेगी कि इन सारे कैपेसिटर्स पे जितना पोटेंशियल आएगा उसका सम जो है इसके बराबर बैठेगा, क्योंकि यही तो पोटेंशियल है जो हर जगह पर ब्रेक हुआ है। बहुत बढ़िया, अगर आपने ये पॉइंट नोट डाउन कर लिया हो तो बस काम बन गया, ठीक है। मिटा देता हूँ इतने हिस्से को, काम क्या बन गया, देखिएगा काम ये बना है, इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। कौन सी चीज़ डिवाइड हुई या कौन सी चीज़ टूटी, तो आप कहोगे पोटेंशियल टूटा, तो आप ठीक है, जब पोटेंशियल टूटा तो आप V कहोगे, V जो है वो V1 प्लस V2 प्लस VN, जो V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरह से है ना। जितना इन सब का पोटेंशियल का सम होगा वो V के बराबर होगा, तो आपने लिख दिया V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। अब आपने क्योंकि फॉर्मूला पढ़ रखा है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, यहाँ को दिखाते हैं, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। अगर मैं पूरे सिस्टम के Q की बात करूँगा तो चार्ज तो सेम है, ठीक है, और यहाँ पर V क्या है, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल। तो पूरे सिस्टम का पोटेंशियल की अगर बात करूँगा तो पूरे सिस्टम का चार्ज और पूरे सिस्टम की कैपेसिटी, तो पूरे सिस्टम के चार्ज को आपने स्मॉल q कह रखा है और पूरे सिस्टम की कैपेसिटी को आपने मान लिया उसको C इक्विवेलेंट, ठीक है। ऐसे अगर आप यहाँ से V1 निकालोगे तो V1 क्या हो जाएगा आपका, Q अपॉन C होता है V। अगर V1 की बात करोगे तो आपको हो जाएगा Q1 अपॉन C1,
अब Q1 तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इस कैपेसिटर पर चार्ज Q है, तो Q/C1। इसी तरह से Q/C2 दूसरे कैपेसिटर की बात हो गई। इसी तरह से आपका जो लास्ट कैपेसिटर है उस पर जो पोटेंशियल होगा तो उसका चार्ज और उसका कैपेसिटी। बहुत बढ़िया। Q कॉमन लेके काट दीजिएगा, तो Q/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ से आपने Q कॉमन ले लिया, 1/C1 प्लस 1/C2 डैश 1/Cn। Q से Q कट जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे 1/Cn। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का, कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो ये है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं दो कैपेसिटर की बात करूं तो इसको रफ कर देते हैं। फॉर्मूला आ चुका है सामने आपके, इसको रफ कर देते हैं। इसको रफ करके देखते हैं। फॉर टू कैपेसिटर, या फिर आप टू मत कहो, आप कह दो इफ C1 जो है वो C2 के बराबर है, C3, ये सारे के सारे कैपेसिटर आपस में क्या है, सब बराबर है। सब के सब कैपेसिटर आपस में बराबर है और सबकी वैल्यू को आपने ले लिया C, तो आपके पास 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/C प्लस 1/C ऐसे ही 1/C। ये कितना हो जाएगा, n टाइम्स, क्योंकि आपने n कैपेसिटर लगा रखे हैं। अब 1/C इक्विवेलेंट, अब कहोगे 1/C जैसे कहते हो ना आप, 1 रुपया प्लस 1 रुपया। अगर देखो 1 1 1 1 4 बार आया तो आप इसको 4 कह दोगे। ऐसे ही यहाँ पर अगर 1 + 1 + 1 अगर n टाइम्स आता तो आप कहते n। ठीक है, जैसे कि 4 टाइम्स आया। अगर 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 टाइम्स आया तो आपने इसको बोल दिया 5। ऐसे 1/C n टाइम्स आया तो इसका मतलब n टाइम्स आया है 1/C। वाह वाह, मज़ा आ गया। n टाइम्स आया 1/C, बस ख़त्म। इसको सही करके लिख दो, C इक्विवेलेंट हो जाएगा C/n, रिवर्स करके। तो जब भी आपको इक्विवेलेंट निकालनी हुआ करे, सेम कैपेसिटर लगे हुए और आपको इक्विवेलेंट निकालनी हुआ करे सीरीज में, तो आपको ये देखना है कि कितने कैपेसिटर हैं जिनकी रीडिंग सेम है और सीरीज में लगे हुए हैं। बस जितने कैपेसिटर होंगे उतने से डिवाइड कर देना और उनकी कैपेसिटी को ऊपर रख देना। मतलब ये है कि अगर आपके पास 3 कैपेसिटर इस तरह से लगे हुए हैं सीरीज़ में और सबकी कैपेसिटी 30 माइक्रोफैरड 30 माइक्रोफैरड 30 माइक्रोफैरड है और आपसे पूछो इसका C इक्विवेलेंट कितना निकल कर आएगा, तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं C इक्विवेलेंट जो निकल कर आएगा, C कैपेसिटी कितनी सबकी 30 और ऐसे से कितने लगे हुए 3, तो इसे काटोगे तो आ जाएगा 10। ठीक है, 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो ये है इस फॉर्मूले का सबसे अच्छा यूज़, जो आपकी कैलकुलेशन होने वाली है उसको बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में लाकर रख देता। ठीक है, ये 10 माइक्रोफैरड जो आया, आप चाहो तो इस तीनों को मतलब C1 मान लेते हैं, इसको C2 इसको C3 इस फॉर्मूले में रख के देखोगे तब भी यही वैल्यू निकल कर आएगी 10 माइक्रोफैरड, क्योंकि इसी का ही तो है एडवांस रूप दे रखा है। ठीक है, एडवांस स्टेट है इसकी कि आपने इसको सॉल्व करके ये निकाला हुआ है। ठीक है, अब इसी में बात करते हैं, इसी फॉर्मूले में एक पॉइंट और बनाते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपकी कैलकुलेशन को इजी कर देगा। वो पॉइंट रहेगा ये, फॉर टू कैपेसिटर, दो कैपेसिटर की बात करेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई कर दो C1 C2 और इनके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी C1 प्लस C2। एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, आई होप। इसको ही मिटा देते हैं। ठीक है, आपको चाहिए था C इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद फॉर्मूला है। ठीक है, इसका यूज़ ये है कि अगर दो कैपेसिटर लगे हुए हैं अलग अलग कैपेसिटेंस के, मान लेते हैं ये 2 है ये 3 है, ये 2 माइक्रोफैरड है ये 3 माइक्रोफैरड है और सीरीज़ में लगे हुए, और आपसे इसका क्या पूछे, इक्विवेलेंट पूछे। तो जब भी आपको C इक्विवेलेंट निकालना होगा इसका, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों की, तो 2 × 3 6 और नीचे इन दोनों को ऐड कर दो 2 + 3
तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और नीचे हो जाएगा 5। एक लाइन में आपका आंसर निकल कर आ रहा है माय डियर, एक लाइन में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा अगर ये मेथड फॉलो कर ली तो। इसको प्रैक्टिस में ले लेता हूँ, सीरीज के लिए है ये। ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे उन दोनों को ऐड कर दो। सीरीज में 2 लगा दिए मैंने, एक 5 का और एक 15 का, तो ऊपर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और नीचे इन दोनों को ऐड कर दो। 5 चौक 20, 15/4 माइक्रोफैरड। अगर ये माइक्रोफैरड में दे रखे हैं तो इस तरह की कैलकुलेशन को सॉल्व करना बेहद आसान है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको शॉर्टकट्स याद करनी है। ये ट्रिक है भाई, इसको ट्रिक बनाकर लोग इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपके पास एक से कैपेसिटर लगे हुए हो सेम रीडिंग के, तो आप उनकी कैपेसिटी को ऊपर रख दो, किसी एक की कैपेसिटी को, और जितने कैपेसिटर उतने से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 2 कैपेसिटर या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर अगर आपके पैरेलल में लगे हुए हैं तब क्या होगा। तो पहले तो हम इसका भी एन कैपेसिटर लेके देखेंगे, उसके बाद में हम इसके भी शॉर्टकट्स क्रिएट करेंगे जो आपकी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो क्या है आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का, तो दिखा देता हूँ मैं आपको। लिख देते हैं पैरेलल, ठीक है, समझ जाइएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो क्या, मान लेते हैं ये कैपेसिटर आपके पास C1 है और ये कैपेसिटर आपके पास क्या है C2 और ये कैपेसिटर आपके पास C3। ऐसे आपके पास Cn कैपेसिटर लगे हुए हैं। देखिए Cn कैपेसिटर जो है आपके हैं पैरेलल में। अब पैरेलल कब कहेंगे, जब इसके सारे कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो और सेम पोटेंशियल पर ये लग रहे हो। मान लेते हैं ये जो लगे हुए हैं V पोटेंशियल पर कनेक्टेड है, ठीक है। एक बार फिर से, ये सारे के सारे कैपेसिटर जो हैं V पोटेंशियल से कनेक्ट है। C1B, C2B, C1 इसको बोल देते हैं यार, C2 इसको बोल देते हैं, C3 और Cn, ये सारे के सारे कैपेसिटर, इनके दोनों टर्मिनल, इसके दोनों टर्मिनल, इसके दोनों टर्मिनल से कनेक्ट है, ठीक है, और इसके दोनों टर्मिनल, इसके दोनों टर्मिनल से कनेक्ट है, और सबके दोनों टर्मिनल इस बी पोटेंशियल से कनेक्ट है जी, ऐसा समझ लीजिएगा, ठीक है। इसमें एक बात ये होती है, अगर आप चार्ज की बात करोगे तो चार्ज डिवाइड होती है। मान लेते हैं क्यू चार्ज यहाँ से आ रही थी, तो कुछ चार्ज यहाँ चली जाएगी, बची हुई चार्ज यहाँ जाएगी, फिर कुछ चार्ज यहाँ जाएगी, बची हुई चार्ज यहाँ जाएगी, कुछ चार्ज यहाँ जाएगी, बची हुई चार्ज यहाँ जाएगी। तो मान लेते हैं C1 पे चार्ज है Q1, C2 पे चार्ज है Q2 और C3 पे है Q3, इसी तरह से Cn पे है Qn, ठीक है। तो आपके पास चार्ज कितनी निकल कर आ रही थी Q, और ये डिवाइड हो गई, लेकिन सारी की सारी चार्ज जुड़कर वापस से इस V पोटेंशियल पर Q आ जाएगी। तो आपने इस कॉम्बिनेशन में देखा, क्या देखा, अच्छा कॉम्बिनेशन तो आप बता सकते हो जब दोनों टर्मिनल, ये फिर आप इसको लिख ही लो यार, व्हेन द बोथ टर्मिनल, सही करके टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर्स, बहुत सारे कैपेसिटर की बात करें, आर कनेक्टेड विद सेम पोलैरिटी और पोटेंशियल, आपने सेम पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिए, देन दिस कॉम्बिनेशन is known as parallel combination of कैपेसिटर्स। इसमें जानने योग्य क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है। देखो इस पर भी उतना ही पोटेंशियल है जितना इस पर है, क्यों, क्योंकि ये इसके दोनों वायर उसी पोटेंशियल से कनेक्ट हैं जितना इसके वायर कनेक्ट हैं। तो सारे कैपेसिटर एक ही पोटेंशियल से कनेक्ट हैं, इट मीन्स सारे कैपेसिटर पोटेंशियल कितनी आएगी, V। तो पोटेंशियल क्या है, सारे कैपेसिटर पर सेम रहनी है। तो आप लिखोगे पोटेंशियल
पोटेंशियल्स या पोटेंशियल आर सेम, ये पोटेंशियल इज सेम ऑन ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर। भाई हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या है, सेम है, क्योंकि सारे के सारे कैपेसिटर जो है वो एक ही पोलैरिटी से कनेक्ट है। इट मीन्स एक ही कैपेसिटर एक ही पोटेंशियल से कनेक्ट है सारे के सारे कैपेसिटर, ठीक है। तो भाई इन सब पर पोटेंशियल तो सेम होगा, लेकिन इन सब का अपना चार्ज अलग अलग होगा। बट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। तो चार्ज सब पे अलग अलग है। पिछले वाले केस में आपने ये देखा था कि चार्ज सेम गया था, सीरीज में लगे हुए थे, चार्ज सेम गया था और पोटेंशियल वहाँ पर अलग अलग था। यहाँ पर पोटेंशियल सेम है और चार्ज अलग अलग है। देखिए घर की जो वायरिंग होती है ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि ईच एंड एवरी आपके सॉकेट जो होते हैं सब पर पोटेंशियल सेम आती है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा याद रखें पोटेंशियल सेम होगी, बट अलग अलग जगहों पर अलग अलग करंट होगी। अगर मैं इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, फैन हो गए, बल्ब हो गए, इनमें करंट की बात करें तो करंट सब में क्या होगी, अलग अलग होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम, करंट अलग। लेकिन यहाँ कैपेसिटर है तो यहाँ पर करंट की जगह चार्ज बोलते हैं, तो यहाँ पर चार्ज क्या होगी, अलग अलग होगी, बट पोटेंशियल सबका सेम होगा। अगर आपने ये थ्योरी नोट कर ली है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ। ठीक है, तो डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपने जो चीज़ टूटती हुई देखी है, क्या टूटा यहाँ पर, क्या ब्रेक, किस में ब्रेकिंग आई है, इसमें आई है चार्ज में ब्रेकिंग। तो पूरे सिस्टम का चार्ज जो होगा वो अलग अलग कैपेसिटर पे पहुंचने वाले चार्ज के सम के बराबर होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस क्यू चार्ज का कुछ हिस्सा यहाँ गया, कुछ हिस्सा यहाँ गया, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ डिवाइड हुआ, तो इन सभी हिस्सों का सम जो होगा क्यू चार्ज के बराबर होगा। आपने लिख दिया, ठीक है। Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। अगर मैं पूरे सिस्टम के चार्ज की बात करूं तो पूरे सिस्टम की कैपेसिटी, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल, तो पूरे सिस्टम की कैपेसिटी को आप C इक्विवेलेंट बोलते हो और पूरे सिस्टम का पोटेंशियल कितना, V। बहुत बढ़िया, शाबाश तेरे कंधों को, बहुत बढ़िया। अगर मैं Q1 की बात करूं, Q1 मतलब इसकी बात करूं, है ना, इस पर चार्ज के आया Q1, तो इसको डिवाइड करके लिखो कैपेसिटी और वोल्टेज के टर्म में। तो आप क्या करोगे, C1 इंटू वी, क्योंकि पोटेंशियल तो V है इसका भाई। अगर Q2 की बात करूंगा तो आप लिखोगे C2 और इसका पोटेंशियल है V, प्लस ऐसे आप Qn की बात करोगे तो आप लिखोगे Cn इंटू V। V कॉमन ले लो और काट दो, तो C इक्विवेलेंट निकल कर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे करके Cn। ये आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का सम है। इट मीन्स पैरेलल की अगर बात करेंगे, पैरेलल की अगर बात करेंगे तो ओवरऑल कैपेसिटी जो आएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ओवरऑल कैपेसिटी जो आएगी वो हर एक कैपेसिटर की इंडिविजुअल कैपेसिटी से ज़्यादा ही आएगी। एक बार फिर से, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में पूरे सिस्टम की कैपेसिटी की बात करोगे तो इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि सम होता है ना इसमें। पैरेलल प्लेट में क्या हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, सम हुआ। अब देखिए कैपेसिटी एक दूसरे में क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो जाहिर सी बात है पूरे सिस्टम की कैपेसिटी इंडिविजुअल कैपेसिटी से ज़्यादा ही होगी। तो ये आपके पास कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया C इक्विवेलेंट। अगर मैं सीरीज़ की बात करूँगा तो सीरीज़ में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो आ रही है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी से भी कम आएगी। ये बात नोट करके देख लेना आप। अगर मैं इंडिविजुअल की कैपेसिटी अलग लिख दूँ और पूरे इक्विवेलेंट की कैपेसिटी को अलग देखूँ तो वो कम आएगी। मतलब इक्विवेलेंट हमेशा कम आती है इंडिविजुअल से भी। बहुत बढ़िया। अब यहाँ आपके पास क्या था, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ये हो गया। अब वही कहेंगे इफ़ C1 बराबर है C2 के, बराबर है C3 के, सब आपस में बराबर है, बराबर है Cn को, और आपने इसको कह दिया C, तो आपके पास C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C प्लस C ऐसे ही n टाइम्स। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा NC। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर पैरेलल में ये भी 10 का, ये भी 10 का, ये भी 10 का कनेक्टेड है, और आपसे पूछ रहा हूँ C इक्विवेलेंट बता दो,
तो आप देखोगे एन सी फॉर्मूला, एन कितने यहाँ पर 3 है और एक की कितनी है 10 है, तो 30 हो जाएगा। और आपको पता भी है पैरेलल में ऐड हो जाती है 10 + 10 + 10 30 हो गई। ईजी, बहुत ईजी, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एन सी। तो इसमें तो सिर्फ इतना ही होगा क्योंकि और शॉर्टकट तो इसमें बनने वाली है नहीं, बस एक ही फॉर्मूला था, डायरेक्ट एन सी निकल कर आ गया। बस आपको सीरीज का याद रखना, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी अपॉन एन, एक तो ये भी निकल कर आया था शॉर्टकट से, और सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 कैपेसिटर के लिए C1 C2 अपॉन C1 + C2, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की जो वीडियो थी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखा आपने, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर देखा, ठीक है, सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन देखे जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। और आपने स्फेरिकल कैपेसिटर देखा, कैपेसिटेंस की खुद का फॉर्मूला देखा, कैपेसिटेंस किस तरह से आती है, क्या होता है, सबके बारे में आज आपने बहुत डिटेल से देखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने पूरी वीडियो देखी तो आपको यकीनन बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको दिल से वाकई में कुछ सीखने के लिए मिला है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों तक, दोस्तों को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि 12th की पूरी SL अरोड़ा के नोट्स आपको यहाँ पर सॉल्यूशन में मिल जाएंगे। और पूरी की पूरी फिजिक्स आपकी एकेडमिक CBSE बोर्ड, ICSE या फिर UP बोर्ड भी बात करें तो सबका सेम ही हो चुका। ICSE को छोड़कर UP बोर्ड, CBSE बोर्ड सब सेम हो चुका। तो पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस किया जाएगा यार, बहुत मज़ा आएगा आपको। अभी हम पूरा SL करेंगे, SL के बाद हम प्रीवियस एल लगाने शुरू कर देंगे। न्यूमेरिकल साथ में चल रहे हैं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो नीट के न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज चल रही है, एररलेस, एक आपकी साइड बुक है कंपटीशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे। उसके ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, वीडियो सॉल्यूशन, वो भी फ्री में यार। आप जाकर देखेंगे तो आपको मजा आएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।